हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेली करंट अफेयर फॉर 1 जुलाई 2025। तो आज हम लोग करने वाले हैं 4 टॉपिक्स। फर्स्ट इज, इन अ पेरिलियस वर्ल्ड इंडिया मस्ट रीड द टी लिव्स वेल। अब ये नाम देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस टॉपिक से बिलोंग करता है, बट ये इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करता है। इन अ पेरिलियस वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल चेंज सा हो गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं। तो आईआर के कंटेक्स्ट में, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। सेकंड इज इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ, जुलाई 2025 विजिट। जुलाई 2025 विजिट जो है वो मोदी जी का होने वाला है, एक तरह से शुरू हो गया। तो ग्लोबल साउथ को हम कैसे आउटरीच कर रहे हैं, ये भी जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे उसको बोलते हैं थाली इंडेक्स। थाली, थाली मतलब खाना, खाना मतलब फूड। फूड में कैसे आपका इन्फ्लेशन आ रहा है, पावर्टी कैसे फूड से डिराइव्ड है, कि फूड की प्राइसेस बढ़ने से, फूड का क्वालिटी से, फूड का क्वांटिटी से। एंड फोर्थ टॉपिक इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी फेडरल इम्प्लीमेंटेशन इशू। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, जो कि पॉलिटी में भी आएगा, एजुकेशन में भी आएगा, जो जीएस पेपर 2 में ही है, सोशल जस्टिस के अंदर, पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर भी आएगा, लैंग्वेज इशू के अंदर भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। है ना, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर का हेडिंग है द हिंदू का, इन अ पेरिलियस वर्ल्ड इंडिया मस्ट रीड द टी लिव्स वेल। एक पेरिलियस वर्ल्ड में इंडिया को टी लिव्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रीड द टी लिव्स वेल। अब ये लिखा है किसने? एम के नारायणन साहब ने लिखा है। एम के नारायणन साहब इंडिया के भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। वैसे ही एन के नारायणन साहब पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं इंडिया के। तो अब इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, और ऑलमोस्ट एक मंथ में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखते रहते हैं। ये बोल रहे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज करेंटली फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, कि एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ रहा है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एग्जिस्टेंस, द बेसिक एग्जिस्टेंस है। ये कब से हो रहा है? ये ट्रंप साहब के सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे में हो रहा है। जब पहला वाला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तो इंडिया ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। इस बार भी हमने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया कि हाँ, ट्रंप दोबारा आ रहे हैं। बट इस बार हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही है। जो हमने बरसों से, हमेशा से ब्यूटीफुली, केयरफुली क्राफ्ट करके रखा हुआ फॉरेन पॉलिसी है, वो अपसेट दिखाई दे रहा है। और ये कैसे दिख रहा है? दिस रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, शुड ऑल्सो बी व्यूड एज अ वेकअप कॉल। अभी जो हमारा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें जो भी बतौलेबाजी की ट्रम्प साहब ने, है ना, आगे आगे कि मैंने वॉर रुकवा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने ट्रेड डील दे दिया, तो ये इंडिया के लिए एक तरह से वेकअप कॉल है कि अब आगे आने वाले इस ट्रम्प लेड वर्ल्ड में फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एटलीस्ट जब तक ट्रम्प हैं तब तक हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे मैनेज करके रखना है। मल्टीपल डायमेंशन ऑफ द करंट क्राइसिस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज ट्रेडिशनली डिजाइन टू बैलेंस रिलेशनशिप अक्रॉस आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिवाइड। पहले से, हमेशा से वर्ल्ड में एक तरह से आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डिवाइड रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आज़ाद हुए 1947 में, तब वर्ल्ड हमें दो पार्ट में दिख रहा था, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और उसके साथ कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कम्युनिस्ट वर्ल्ड को यूएसएसआर लीड कर रहा था, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को यूएस लीड कर रहा था। और हम क्या थे? हमारा स्टैंड क्या था? हमारा स्टैंड था नॉन अलाइंड होने का, कि हम ना तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड की तरफ अनाइल होंगे और ना ही हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ अलाइंड होंगे। नॉन अलाइनमेंट का हमारा पॉलिसी था, कि हम दोनों में अलाइनमेंट कहीं नहीं रखेंगे। और ये पॉलिसी ऐसा बना कि बहुत सारे कंट्रीज इसको अडॉप्ट करने लगे, और वो धीरे धीरे मूवमेंट का रूप लेता गया, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट बन गया, जिसको हम लोग नैम के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा से हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइंड है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर पाए, है ना, जहाँ भी आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक डिवाइड्स होती हैं। बट अभी अभी का जो हाल फिलहाल का रिसेंट इवेंट है वो दिखा रहा है कि हमारा जो डेलिकेट इक्विलिब्रियम है, दो लोगों के बीच में, दो आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड वर्ल्ड के बीच में बैलेंस बना लेना बहुत डेलिकेट होता है। और वो जो डेलिकेट बैलेंस है वो क्या हो रहा है? वो हिल रहा है, वो डिसरप्ट हो रहा है। द री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डॉक्ट्रिन
डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अमेरिका इज द ओनली फोकस, ट्रेड, पैसा, मनी इज द ओनली फोकस, पैसा बचाना है हर जगह से, दैट इज द ओनली फोकस। Trump's claim to have mediated a ceasefire between India and Pakistan has placed New Delhi on a potential collision course with Washington, है ना। तो जब ये यहाँ पे वो बार बार बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया, हमने सीज फायर करवाया, तो थोड़ा सा टेंशन जो है, थोड़ा सा कोलिजन वाली जो सिचुएशन है वाशिंगटन के साथ, मतलब यूएस के साथ हमारा बढ़ रहा है। तो ये हो गया इंडिया पाकिस्तान का एंगल। दूसरा एंगल हम बात करेंगे इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, इंडियाज पॉलिसी डिलेमा, एस्केलेशन फैक्टर, यूएस यूज ऑफ GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब टू टारगेट ईरान न्यूक्लियर साइट। अभी आपको पता है, मैंने कवर भी किया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे किसने बॉम्ब गिराया है, यूएस ने गिराया है। और बॉम्ब कौन सा फेंका है, GBU-57 बंकर बस्टर। अब धीरे धीरे इससे क्या हो गया, इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल आउट वॉर डिस्पाइट सीज फायर अनाउंसमेंट, ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी भी धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। India's traditional neutrality and equidistance between Israel and Iran is proving ineffective। हमेशा से इसराइल और ईरान के मैटर पे, आई और आई के मैटर पे, एक तरफ आई में कौन है, इसराइल, एक तरफ आई में कौन है, ईरान। हम एक बैलेंस बना के आए, हम इक्वी डिस्टेंस बना के आए कि चलो हमें ईरान भी चाहिए, हमें इसराइल भी चाहिए, हमें दोनों से दोस्ती चाहिए। तो हमने अपना एक न्यूट्रलिटी का डिस्टेंस बनाया था, इक्वी डिस्टेंस बनाया था। बट अभी लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें फेरबदल करना पड़ सकता है। ईरान एक्सपेक्टेड इंडियाज मोरल सपोर्ट बट रिसीव्ड ओनली कॉल्स फॉर रीस्ट्रेन। ईरान को ये उम्मीद था कि ईरान पे अटैक किसने किया, इसराइल ने किया। तो इसराइल ने अटैक किया, ईरान वाज नॉट अ अग्रेसर स्टेट इनिशियली। तो बट ईरान को जो फोन कॉल मिला इंडिया की तरफ से वो सिर्फ रीस्ट्रेन कि मतलब रुक जाओ, लड़ाई नहीं करो। इंडियाज रिसेंट टिल्ट टुवर्ड इजराइल इज कंस्ट्रेनिंग पॉलिसी ऑप्शन इन वेस्ट एशिया। अब देखो ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, जो हमारे एक्स NSA हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो टिल्ट है इसराइल की तरफ, वो हमारे पॉलिसी ऑप्शंस को कंस्ट्रेन कर रहा है। कंस्ट्रेन कर रहा है मतलब रोक रहा है, वेस्ट एशिया की तरफ जो हमारा ऑप्शन है उसको रोक रहा है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब, ये बॉम्ब आपने देखा होगा, ये बॉम्ब गिराया गया था, इस प्लेन से गिराया गया था, B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। ये सब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। ऑफिशियली नोन है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेट पेनिट्रेटर, द बॉम्ब इज डिजाइन टू टारगेट डीपली बरीड एंड फोर्टिफाइड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग बंकर्स एंड टनल्स। ठीक है, लेजर सेंसर इसमें होता है ना। वेट इसका कितना है, 13,000 kg से ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, लेंथ इसका 20 फीट से ज़्यादा है। तो ये सीधे सीधे यूज़ किया गया था, जो बंकर्स हैं ईरान में जिन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। अब न्यूट्रलिटी जो है, दो कंट्री के बीच में वॉर होगा तो हम न्यूट्रल स्टैंड बनाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी की तरफ अलाइंड नहीं होंगे। उसका इरोजन हो रहा है, इरोजन समझते हो, वो प्रॉब्लम में आ रहा है ना। और अभी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पॉलिटिक्स में हार्ड पावर का जो रोल है वो बढ़ रहा है ओवर कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस मतलब सर्व सहमति, सारी कंट्रीज एक तरफ, या जो भी कंट्रीज स्टेक होल्डर है वो एक तरफ एक कंसेंसस में आए, डिसीजन में आए, उसके ऊपर हार्ड पावर का रोल बढ़ रहा है। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर, हार्ड पावर मतलब इकोनॉमिक पावर, हार्ड पावर मतलब डायरेक्ट टूल्स, मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक कोअर्सन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पावर बोलते हैं। तो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स। प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में क्या हो रहा है, इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ न्यूट्रलिटी इज इंक्रीजिंग व्यूड एज इनडिसीजन और इवन वीकनेस। हमारा जो न्यूट्रलिटी का पोस्चर है, नॉन अलाइनमेंट का पोस्चर है, उसको एक तरह से इनडिसीजन की तरह भी देखा जा रहा है कि जहां वो इंडिया जो है ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, और वर्ल्ड में कोई इशू हो रहा है और आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप बाकी कंट्रीज कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो ये इसको हमारा वीकनेस देखा जा रहा है। न्यू दिल्ली इज डिस्कवरिंग द लिमिटेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन अ वर्ल्ड लीनिंग हेवली टुवर्ड्स हार्ड पावर। अभी वर्ल्ड जो हार्ड पावर की तरफ हेवली लीन कर रहा है, हमारा नॉन अलाइनमेंट का वीकनेस निकल के, लिमिटेशंस निकल के सामने आ रहा है। डिस्पाइट इट्स एस्पिरेशन टू लीड द ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज फाउंड फ्यू एलाइज व्हेन नीडेड मोस्ट। इंडिया को सिर्फ कुछ एलाइज मिले हैं जब हमें जरूरत से ज्यादा जरूरत थी। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, है ना, कल्चर के माध्यम से, मोरल के माध्यम से, डिप्लोमेटिक अपील। बट हार्ड पावर क्या होता है, डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट पैसा दे दो, डायरेक्ट मिलिट्री का डर दिखा दो, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पावर।
अब देखो ये जो रेड लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन को हम बोलते हैं ब्रांड लाइन, है ना। ऊपर आपको दिख रहा होगा ब्रांड तो लिखा हुआ है ना, ये ब्रांड लाइन। तो ये जो रेड लाइन है इसको बोलते हैं ब्रांड लाइन। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का अगर हम मैप बनाएं और वर्ल्ड के मैप को अगर हम डिवाइड करें बीच से, तो ऊपर वाला एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, और नीचे वाला एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। अब नीचे वाले एरिया में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, तो इस लाइन को ऐसे घुमा के थोड़ा ऐसे कर दो, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को अलग निकाल दो, नॉर्थ के साथ जोड़ दो, तो बाकी जो एरिया बच गया वो क्या है, ग्लोबल साउथ। अब देखोगे साउथ जो है वो पुअर कंट्रीज का इलाका है ना। यहाँ नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या है, मैक्सिको। मैक्सिको भी डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज में आती हैं एक तरह से, ठीक है। मैक्सिको पूरा पूरा आपका सेंट्रल अमेरिका, पूरा पूरा साउथ अमेरिका, पूरा पूरा अफ्रीका, यहाँ सऊदी अरेबिया और अरेबियन कंट्रीज वाला पोर्शन। आप बोलोगे हाँ थोड़ा अमीर है वो, ठीक है, अमीर है। इंडिया और बाकी का पूरा साउथ एशिया, आसियान कंट्री, चाइना भी इवन। तो ये डिवाइड जो है अभी नहीं किया गया, ये डिवाइड 30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले किया गया है कि देखो ये वाला जो है ये ग्लोबल नॉर्थ बोला जाएगा, ये वाला ग्लोबल साउथ। ब्रेंट साहब ने उसको बोला था, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में डिवाइड है। ऊपर वाली कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है, नीचे वाली कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज है। ऊपर वाली कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है ना। यहाँ रशिया है, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस है, ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। ऑस्ट्रेलिया है, और बाकी ये लोग इंडस्ट्रियलाइज बाद में हुए, धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो एक रिच वर्सेस पुअर डिवाइड भी बनता रहता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हम बात कर रहे थे। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब था, ऐसे टाइम पे था जब कोल्ड वार चल रहा था, एक साइड यूएस था और एक साइड यूएसएसआर था, दोनों साइड। अब जो कंट्रीज किसी साइड झुकना नहीं चाहती थी कि हम यूएस का परमानेंटली सपोर्ट करें कि यूएसएसआर का परमानेंटली सपोर्ट करें, वो लोग नॉन अलाइंड हो गए, मतलब एंटी कोलोनियलिज्म और रेसिज्म का अगेंस्ट हो गया कि रेसिज्म ब्लैक वाइट वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन वगैरह कॉलोनीज नहीं बनाए, डेवलपमेंट होता रहे, कोऑपरेशन होता रहे, डिसआर्मामेंट होता रहे, जो भी वेपन्स वगैरह बने हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ है, उसका डिसआर्म किया जाए, हर कंट्री को अपना नेशनल सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन किया जाए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो। नैम टाइमलाइन और क्या है, 1947 एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1947 में। 1955 में क्या हुआ था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। फिर जाके 1961 में नैम का फॉर्मेशन हुआ, नैम का सीधे सीधे एक तरह से नैम का आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पुरानी चीजें हो गई, नैम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, बस उतना हमारे लिए अभी के लिए काफी है। चाइना पाकिस्तान नेक्सस, धीरे धीरे अभी अभी का जो सिचुएशन है उसमें चाइना पाकिस्तान नेक्सस दिख रहा है आपको, और चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान के ऐसे कंट्रीज के साथ भी मिल रहे हैं। चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कनेक्शन इज डीपनिंग विद ट्रांसफर ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट, जिसका नाम क्या है, J-10C JF-17 फाइटर्स। वो चाइना किसको ट्रांसफर कर रहा है, पाकिस्तान को। चाइना रिसेंट व्हाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, चाइना का जो व्हाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, व्हाइट पेपर मतलब ब्लैंक पेपर नहीं होता है, मतलब वो अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एक तरह से बता रहे हैं। वो एम्फेसाइज करता है लिंकिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट को सिक्योरिटी से लिंक करने का, मेंटेनिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में सुपीरियर बनाने का, सप्लाई चेन रेजिलियंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। बाय फ्रेमिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एज टू विंग्स ऑफ सिंगल बर्ड, चाइना आर्टिकुलेट्स अ डॉक्ट्रिन दैट प्लेसेस टेक्नोलॉजिकल एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी एट द हार्ट ऑफ इट्स नेशनल स्ट्रेटजी। तो चाइना अपने नेशनल स्ट्रेटजी के हार्ट में टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है, और सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब कि जो भी चीजें आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल कार बनाते हो, कार के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बनते हैं, अब उनका सप्लाई होगा, असेंबल होगा, तब जाके कार बनेगा। तो सप्लाई चेन और ज्यादा रेजिलियंट रहे, रेजिलियंट मतलब स्ट्रांग रहे, उसमें डिसरप्शन नहीं हो, ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा विजन है या एस्पेक्ट है चाइना के हिसाब से। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, हमें अपना फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकैलिब्रेशन एंड चेंजिंग। टू नेविगेट दिस अनसर्टेन टेरेन, इंडिया मस्ट अबैंडन आउटडेटेड डॉक्ट्रिन एंड अडॉप्ट अ मोर प्रैग्मेटिक, असर्टिव, स्ट्रैटेजिकली कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी। हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए, मोर प्रैग्मेटिक, मोर असर्टिव एंड स्ट्रैटेजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी वाइज मोर कंसिस्टेंट होना चाहिए। It needs to move beyond moralistic calls for restraint and actively engage in shaping regional security narrative. हमें क्या करना चाहिए, मोरलिस्टिक कॉल से बियॉन्ड मूव करना चाहिए,
रिस्ट्रेंट की बात करनी चाहिए और इंगेज होना चाहिए रीजनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके, है ना। ये सब एस्पेक्ट जो है, ये सब वे फॉरवर्ड जो है ना, ये अपने एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दिया हुआ है। सेकंड, न्यू दिल्ली मस्ट फॉर्ज डीपर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हमारा पार्टनरशिप जो है वो बढ़ना चाहिए, खाली वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ ही नहीं है, सिर्फ यूएस के साथ, है ना, रशिया के साथ, इनके साथ ही नहीं, बट एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स के साथ भी म्यूचुअल डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, है ना, जिसमें जापान हो गया, है ना, अरेबियन कंट्रीज हो गए, इनके साथ भी बढ़ना चाहिए। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन क्रेडिबल हार्ड पावर। हार्ड पावर भी हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा, सिर्फ शॉर्ट पावर से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसा ये आर्टिकल में बोलते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन, ड्रॉइंग लेसन फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर एंड द यूके डिफेंस कैपेबिलिटी ऑडिट, इंडिया नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रीअसेसमेंट ऑफ इट्स डिफेंस पोस्चर। हमारा डिफेंस पोस्चर क्या है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव रीअसेसमेंट कराना जरूरी है। डिफेंस में और ज्यादा रेजिलियंस चाहिए, एम्यूनिशन का स्टॉक पाइल चाहिए। एम्यूनिशन में लोइटरिंग म्यूनिशंस को हमने बहुत यूज किया पाकिस्तान के टाइम पे। देखो ये लोइटरिंग म्यूनिशंस क्या है, एक तरह का आपका यूएवी है, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स है जहां पे कोई इंसान नहीं है। लोइटरिंग मतलब होता है एक जगह रुके रहना, ये हवा में जाके किसी एरिया के ऊपर एक जगह रुके रहते हैं, लोइटर करते रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, वहां पे रुक के वो देखते हैं एड्रेस वेड्रेस, जीपीएस वीपीएस, ये सब ठिकानों का पता करते हैं, और वहां पे वो सीधे जाके ब्लास्ट हो जाते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, तो अपने आप को ब्लास्ट करा लेते हैं। इसको सुसाइड ड्रोन्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब ड्रोन्स जो हैं, ये हमारे पास और ज्यादा होना चाहिए, स्टॉक पाइल्स होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू डिफेंस प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग जो हम कर रहे हैं उसमें एआई होना चाहिए। लोइटरिंग इम्यूनेशन जो है इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। वेस्ट एशिया पॉलिसी को हमें रिफाइन करना है। अवॉइड अपीयरिंग इररिलेवेंट बाय ओवर एम्फेसाइजिंग न्यूट्रलिटी, इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर हम न्यूट्रलिटी को ओवर एम्फेसाइज करें। अभी सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये है कि हम बात करें, इजराइल ईरान दोनों से बात करें डी एस्केलेशन का। दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी शुड बी अडॉप्टिंग। पॉलिटिक प्रोटेक्ट क्रिटिकल एनर्जी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 2, इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अब ग्लोबल साउथ के दर्शन पे मिलने के लिए आउटरीच पे निकले हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, है ना। ये 5 कंट्रीज, 5 एरिया का विजिट करने वाले हैं। जुलाई 2-3, जुलाई 3-4, जुलाई 4-5, जुलाई 5-8 एंड 9 जुलाई, है ना। 9 जुलाई तक, 9 जुलाई में देखो वो अफ्रीका में भी पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्राजील और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में भी जाएंगे, कैरिबियन आइलैंड जैसी कंट्रीज में भी जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज का अभी ग्लोबल साउथ की विजिट पे एक तरह से निकले हैं, और ग्लोबल साउथ से हमारा आउटरीच को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ऊपर के पॉलिसी में आप देख रहे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे बोल रहे हैं कि सिर्फ एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिर्फ वेस्ट के साथ, मतलब यूरोप के साथ और यूएस के साथ, है ना, डिस्कशन करके नहीं होगा, हमें ग्लोबल साउथ के साथ भी आउटरीच बनाना पड़ेगा। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर पहले ही निकल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट नेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड अटेंड द अपकमिंग ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट भी होने वाला है, वो रियो दी जेनेरियो में होने वाला है, ब्राजील में। ब्रिक्स 5 कंट्रीज का समिट, है ना। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था ना। टू स्ट्रेंथन ट्रेड, बायलैटरल पार्टनरशिप, कोऑपरेशन विद 5 नेशन अक्रॉस अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। देखो, है ना, ये पूरा पूरा जो है मैप है। अब ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तो देखो बहुत सालों से कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा गया ही नहीं है। नामीबिया का भी वही हाल है, ठीक है। ब्राजील चलो ठीक है, हम जाते आते रहते हैं, है ना, बट बाकी कंट्रीज का हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट नहीं है, उसको बढ़ाना है। घाना, घाना का विजिट पहले होगा जुलाई 2-3। घाना जो है यहाँ पे आता है, गोल्ड कोस्ट घाना में है, गोल्ड कोस्ट हुआ करता था। घाना के कैपिटल है अकरा, ठीक है। घाना, घाना में जाएंगे। फर्स्ट बायलैटरल विजिट इन 30 ईयर्स, सोचो 30 साल में पहला बायलैटरल 2 कंट्री के बीच का विजिट है ये। पीएम मोदी मेट प्रेसिडेंट जॉन महामा हु विजिटेड इंडिया इन 2015। तो हम लोग पहली बार 30 साल में विजिट कर रहे हैं। घाना एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। घाना इज अमंग वेस्ट अफ्रीका's फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। Ghana's GDP has been rising steadily due to oil and gold export. ऑयल भी, तेल भी है उसके पास, तेल तो चाहिए हमें, क्रूड ऑयल। गोल्ड भी है। घना गोल्ड कोस्ट के नाम से फेमस है। घना के पास जो कोस्ट हैं गोल्ड कोस्ट के नाम से फेमस है। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ घनेनियन एक्सपोर्ट्स। गोल्ड हमें बहुत चाहिए होता है। घना सप्लाइज 1/3 ऑफ इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट। देखो जितना हमें गोल्ड इंपोर्ट करते हैं सब घना से ही तो आ रहा है।
एजेंडा क्या है? फोकस ऑन इकोनॉमिक, एनर्जी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है हमारा एजेंडा रहने वाला। नेक्स्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वेयर इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो? देखो यहां से निकलेंगे तो यहां जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो मिलेगा, ठीक है, ये अदर आइलैंड के आसपास त्रिनिदाद और क्या मिलेगा? टोबैगो, ठीक है, टोबैको नहीं, टोबैगो। सिग्निफिकेंट क्या है? वहाँ इंडियन डायस्पोरा बहुत है। डायस्पोरा मतलब इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन जो वहाँ पे फैली हुई है, 40-45% है ना। त्रिनिदाद और टोबैगो वाले बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इधर, क्रिस गेल वगैरह सब खेलते रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा क्रिकेट में, ठीक है ना। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के प्लेयर, चंद्रपॉल और ये सब प्लेयर यहाँ पे आके खेलते रहते हैं। एग्जाम्पल, मेनी आर डिसेंडेंट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर किसको बोला जाता था? कि जब ब्रिटिशर्स जो थे, जब इंडिया पे भी कब्जा था उनका, ऐसे आइलैंड्स पे भी कब्जा था, आइलैंड्स पे खाली था, जमीन जमीन था, माटी माटी था, लोग वहां पे नहीं था, पॉपुलेशन बहुत कम था, तो यहाँ से लोग उठा उठा के लेबर्स को 10 साल 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए, उनको हम इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन मार्क्स 180 ईयर्स सिंस इंडिया इमिग्रेंट्स अराइव देयर। 180 साल पहले पहली बार वहां पे इंडियन इमिग्रेंट्स गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। लीडरशिप मीटिंग विथ पीएम कमला प्रसाद बिसेश्वर एंड प्रेसिडेंट कमला, देखो नाम से ही देख लो, कमला प्रसाद किसका नाम होता है? इंडियन लोगों का नाम होता है ना, इंडियन ओरिजिन लोगों का नाम। तो वहां जाके इनको मिलना होगा, इकोनॉमिक टाइज करेंगे। बायलैटरल ट्रेड $340 मिलियन पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। मिलियन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट कंट्रीज भी तो छोटी हैं। हमारा कल्चरल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप वहां पे इनहेंस करना है। अर्जेंटीना फर्स्ट विजिट इन 57 ईयर्स, सोचो 57 ईयर्स में फर्स्ट विजिट होने वाला है। वहां के प्रेसिडेंट जेवियर मिलाई से प्रेसिडेंट मोदी मिलने वाले हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने वाले हैं। अर्जेंटीना के पास लिथियम बहुत है, लिथियम। अब मुझे कमेंट में एक बताओ, लिथियम ट्रायंगल किसको बोलते हैं? वेयर इज लिथियम ट्रायंगल? है ना, लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में लिथियम बहुत है। लिथियम चाहिए ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना है कि नहीं चलाना है? चलाना है तो फिर क्या चाहिए? लिथियम चाहिए। अर्जेंटीना इज की सप्लायर ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। सोयाबीन भी आता है, सोचो सोयाबीन हम अपने यहाँ कितना उगाते हैं, सनफ्लावर कितना उगाते हैं, तब भी हमें सप्लाई कहाँ से चाहिए? अर्जेंटीना से। इंडिया वाज अर्जेंटीनाज फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024। उल्टा ध्यान से पढ़ो, इंडिया वाज अर्जेंटीनाज फिफ्थ लार्जेस्ट। तो अर्जेंटीना जो ट्रेड करता है अलग अलग कंट्रीज से, उसमें इंडिया 5वें नंबर पे, हमारे 5वें नंबर पे नहीं है, उसके 5वें नंबर पे हमें, हमारे तो बहुत पीछे आता होगा वो। इनहेंस टाइज इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस एंड एनर्जी। डिफेंस में भी टाइज बढ़ाना है, डिफेंस में भी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस एंड एनर्जी। ब्राजील, ब्राजील तो जाना ही है, ब्रिक्स लीडर का समिट वही है, रियो दे जनेरियो में। एजेंडा क्या है? ब्रॉड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सब जगह जितना मल्टीलैटरल एंगेजमेंट होगा, मल्टी फेसेटेड एंगेजमेंट होगा, उतना बढ़िया होगा। मीटिंग प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा से जाके मिलना है। प्लान्स टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया ना। बायोफ्यूल अलायंस बना हुआ है ना, जिसमें इंडिया, यूएस और ब्राजील जो हैं, जो 85% बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या है? इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड का। तो बायोफ्यूल में और ग्रीन एनर्जी में कोऑपरेशन बढ़ाना है। ब्राजील इज अ लीडर, सेकंड नंबर पे है, यूएस फर्स्ट नंबर पे है। कल्चरल एक्सचेंज, स्ट्रेंथनिंग टाइज थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट। योगा एंड आयुर्वेदा हैव ग्रोन पॉपुलैरिटी इन ब्राजील, ब्राजील में योगा और आयुर्वेदा बढ़ा है। ब्रिक्स, ब्रिक्स के कितने कंट्री? 5। पहले ब्रिक्स में 5 कंट्री थे, है ना, अब ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। ब्रिक्स करंट मेंबर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री ब्रिक्स में थे, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज ऐड हुए? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो फोटो है, दिस पिक्चर इज लिटिल ओल्डर। सऊदी अरेबिया ने अभी रेटिफाई नहीं किया है। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट रेटिफाइड येट कि हम लोगों ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है ना, ठीक है। तो ये वाली बात है, सऊदी अरेबिया को यहाँ से हटा दीजिएगा। इन 2025 इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर्स, बिकमिंग द 11th मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक ब्लॉक। हाँ, जब ज्वाइन होने की बात हो रही थी तो सऊदी अरेबिया वाज आल्सो देयर कि हम भी ज्वाइन करेंगे, बट सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया, अभी तक रेटिफाई नहीं किया। नामीबिया की बात आते हैं। जुलाई 9 फर्स्ट विजिट टू नामीबिया एज पीएम, पहली बार नामीबिया को विजिट एज ए पीएम करने वाले हैं। इकोनॉमिक रिलेशन, वहाँ भी ट्रेड 3 मिलियन का हो रहा है 2000 में,
और अभी $600 मिलियन का है। सोचो 200 टाइम्स, परसेंट नहीं टाइम्स इंक्रीमेंट है। इंडिया इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड, है ना, वाइल्ड लाइफ, वहां से चीता मंगाया हम लोगों ने अपना कूनो नेशनल पार्क में, नामीबिया से चीते आए थे। वहां पे जाके प्रेसिडेंट नितुम्बो नांदी नादित्वा से मिलना है। खैर प्रेसिडेंट का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है, पूछा भी जा सकता है बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब ग्लोबल साउथ के बारे में बता दिया ना, ग्लोबल साउथ पे हमारा आउटरीच बढ़ रहा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्रिटिकल मिनरल, एग्रीकल्चर, नए मार्केट्स हमारे होंगे। डायस्पोरा डिप्लोमेसी को हम लोग लेवरेज करेंगे। वहाँ पे जो हमारे डायस्पोरा पे जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर्स हो, बिजनेस हाउसेज हों, उनसे हमारा कनेक्शन बढ़ेगा। जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हम और ज़्यादा डिपेंड करेंगे, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ तो हम लोग यहाँ से हम लोग डिस्क्राइब कर ही लिए। टॉपिक नंबर 3 इज थाली इंडेक्स। थाली, थाली मतलब खाना, खाना पानी, ठीक है। तो थाली इंडेक्स क्या है? थाली में क्या क्या खाना सजा के मिल रहा है ना। खाना कम हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया, कैलोरी कम हो गया, तो इसका मतलब कोई भूखे रहेगा, उससे पावर्टी का एस्टिमेशन होना। द एडिटोरियल डिस्कसेस अबाउट पावर्टी एस्टिमेशन स्पेशली आफ्टर न्यू सर्वे शोड पावर्टी लेवल्स फॉलिंग टू हिस्टोरिकली लो। इस साल एसबीआई और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? पावर्टी में क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। एडिटोरियल का ओवरव्यू क्या है? रिसेंट क्लेम्स ऑफ पावर्टी डिक्लाइन, एसबीआई एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रेज क्वेश्चन ऑन हाउ पावर्टी इज डिफाइंड। क्वेश्चन रेज करते हैं कि पावर्टी डिफाइन कैसे होता है ना। एसबीआई और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, एसबीआई और वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले रिपोर्ट्स दिया है। एसबीआई रिपोर्ट आया था जनवरी में। एसबीआई रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया में रूरल पावर्टी जो है वो 4.86% हो गई है, रूरल पावर्टी। अर्बन पावर्टी 4.09, है ना, मतलब काफी कम हो गई है। पहले हम पावर्टी 20% से ऊपर देख रहे थे। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि और कम, रूरल में तो 2.8 और अर्बन में 1.1% हो गई है इंडिया में। तो अब अगर पावर्टी इतनी कम हो गई है तो क्या हमारा मेथड खराब है क्या पावर्टी करने का? इतने लोग क्यों गरीब दिख रहे हैं? Critics argue that more realistic consumption linked and multi-dimensional poverty assessment, कि अभी वैसे भी पूरा वर्ड कहाँ शिफ्ट हो चुका है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पे शिफ्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है ये 2.8 और 1.1 ये डेटा हम दे रहे हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से तो नहीं आ रहा, ये नॉर्मल पावर्टी से आ रहा है। नॉर्मल पावर्टी मतलब कैलोरी बेस्ड, जिसमें सिर्फ खाना, जिसमें सिर्फ फूड, वो भी सिर्फ कैलोरी ही एज ए पैरामीटर देखा जाता है, उसी को अकाउंट में लेके ये सब रैंकिंग निकाली गई है, परसेंटेज देखा गया है। थाली इंडेक्स क्या है? थाली इंडेक्स मोर रियलिस्टिक, रिलेटेबल, रीजन स्पेसिफिक इंडिकेटर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ बेसिक होम कुक्ड मील। होम कुक्ड मील जो बेसिक है उसका कॉस्ट कितना आएगा, वो क्या है? थाली इंडेक्स। इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल फूड कंजम्पशन पैटर्न एंड रीजनल वेरिएशन इन प्राइस, ऑफरिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ लिविंग कॉस्ट। What is poverty? According to World Bank, poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival and dignity. Poverty क्या है? Deprivation है। Deprivation किस में? बहुत सारे डायमेंशन में। Deprivation किस में? वेलबींग में। अगर आप deprived हो तो आप पावर्टी में जी रहे हो। पावर्टी कैसे होता है? लो इनकम वाले पावर्टी में जी रहे हैं। लो इनकम होगा तो सेविंग कम कर पाएंगे, सेविंग नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा लो इनकम होगा, लो इनकम होगा एजुकेशन खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, एजुकेशन खराब होगा, ह्यूमन कैपिटल कम रहेगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपका काम करने का एबिलिटी, है ना, आपके पैसे कमाने की एबिलिटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगा, लो इनकम होगा। तो ऐसे लोग पावर्टी ट्रैप में फंसते जाते हैं। Poverty measurement in India. Poverty measurement in India has traditionally relied on household consumption expenditure. Household पे जाके सर्वे करना कि कितना कंजम्पशन वो कर रहे हैं उस पर रिलाई होता है। The focus has largely been on ensuring a minimum calorie intake necessary for survival and work. तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, हमेशा से आज़ादी के बाद से इंडिया में कमिटीज बनती रही हैं कि पावर्टी कैसे मेजर करना है, और सारी कमिटीज ने ऑलमोस्ट कैलोरी बेस्ड मेजरमेंट ही किया है। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, 21st सेंचुरी 2009 में तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट आया, रंगाराजन कमेटी भी फॉर्म हुई उसके बाद। तो ये दोनों ने भी एक तरह से पावर्टी को डिफाइन किया, मिनिमम डेली कैलोरिक इंटेक, कि आप जो खाना खाते हो उसमें कितना कैलोरी मिलता है। रूरल एरियाज में लोगों को फिजिकल वर्क ज़्यादा है, एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, तो रूरल एरियाज में अगर 2400 किलो कैलोरी किसी को मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अर्बन एरिया में 2100। दिस इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच फोकस्ड ऑन एनर्जी नीड्स थ्रू फूड। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल
अप्रोच है, फिजियोलॉजिकल अप्रोच है राजा, फिजियोलॉजिकल अप्रोच है। पॉवर्टी मेजरमेंट इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से होता है, और ये कौन कंडक्ट कराता है? NSSO कंडक्ट कराता है, जो मॉस्पी के अंदर आता है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर NSSO आता है। जो खुद NSO को अंदर है, वो सर्वेज कराता है कंजम्पशन, घर वाले लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। और पॉवर्टी मेजरमेंट्स इंडिया में कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो देख नहीं रहे हम लोग, सिर्फ क्या देख रहे हैं, कैलोरी खाया कि नहीं, भात खा लिया कि नहीं। सिर्फ भात दाल खा लिया हो गया 2400 कैलोरी, तो हमने बोल दिया कि नहीं है गरीब। बट न्यूट्रिशनल क्वालिटी है क्या उसमें? उसमें क्या हेल्दी फैट्स हैं, क्या उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उसके अलावा नॉन फूड नीड्स हम देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। पॉवर्टी फिगर्स हमारे क्या है, इसलिए कम आ रहे हैं। हम चेंजिंग लाइफ स्टाइल को नहीं देख पा रहे हैं। हेल्थ कॉस्ट बढ़ रहा है लोगों का, एजुकेशन हाउसिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, अर्बन रूरल का कॉस्ट डिफरेंस है ना, एडुकेटली कैप्चर नहीं होता, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन करने की जरूरत है, अल्टरनेट मैट्रिसेस बनाने की जरूरत है। हमने बनाया भी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया भी, हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें जो भी पॉवर्टी का डेटा चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से चाहिए। अकाउंट फॉर रीजनल डिफरेंस भी देखना पड़ेगा, है ना। नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, पैसे के अलावा भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब देखो ये पूरा अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का डेटा है ना। नॉनवेज थाली का प्राइस 67.5, वेज थाली का प्राइस 34, क्योंकि टोमेटो ज़्यादा था इसलिए वेज थाली का प्राइस ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ 67 से 60 हुआ, 58 हुआ, 60 नॉन वेज थाली का प्राइस है। ये वेज थाली के प्राइस है 34, वेज थाली का प्राइस 30 रुपीज के आसपास ओवर कर रहा है ना। होम कुक्ड फूड जो है उसका प्राइस यहाँ ईयर और ईयर चेंज -8% हुआ है। इस साल प्राइस घटा है 34 से 31, यहाँ 67 से 59 प्राइस जो है घटा है, क्योंकि महंगाई घटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन घटा है। बट क्या आप खुद सोचो, क्या ये हर एरिया में सेम है? उड़ीसा में बहुत कम है ना। उड़ीसा में इट्स वेरी वेरी लो, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कम है। समझ में आ रही बात, है ना। 20 रुपए में वो 4 इडली खिला देते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे रेस्टोरेंट में बिठा के। और बाकी जगह देखो, यहाँ पे खाओ आप 50 रुपए की इडली मिलेगी। तो बात वही है कि होम कुक फूड की भी बात करेंगे तो 30 रुपए 40 रुपए जो है, ये रीजनल वेरिएशन होता है जो अकाउंट में नहीं लिया गया है। ठीक है, रीजनल वेरिएशन कॉस्ट वेरी बाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इंग्रेडिएंट, सीरियल, वेजिटेबल अलग अलग प्राइसेस में होते हैं, वो सब अकाउंट में नहीं लिया गया है। थाली इंडेक्स क्यों रेलेवेंट है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिंक, जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। बेटर इंडिकेटर है, अलाइंस पॉवर्टी एस्टिमेट विद एक्चुअल फूड अफोर्डेबिलिटी, है ना। और थाली इंडेक्स में क्या है, अवॉइड, आगे हमें रिफॉर्म क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या रिफॉर्म करना है, सब्सिडीज को एब्रप्टली विड्रॉल नहीं करना है, एब्रप्टली। न्यूट्रिशन पर भी फोकस होना चाहिए, बैलेंस डाइट पर फोकस होना चाहिए। थाली इंडेक्स सिर्फ कैलोरी कैलोरी नहीं करें, हम थाली इंडेक्स पर शिफ्ट हो जाए। थाली इंडेक्स और अलग अलग रीजन वाइज थाली इंडेक्स बनाए, है ना, उसमें कैलोरी के अलावा बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट वैसा भी फैक्टर्स हम लोग इसमें कंसिडर करें। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए 21st सेंचुरी में तेंदुलकर कमेटी बनी थी, सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं। फोकस इन्होंने किया था कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन पे, है ना। ठीक है, क्रिटिसिज्म आया इनका, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो जो अर्बन एरियाज में 33 रुपीज पर डे कमा रहा है वो क्या है, पुअर नहीं है। तो इनको क्या मिला, क्रिटिसिज्म मिला। बाद में रंगा राजन साहब आए, रंगा राजन साहब ने नॉन फूड एक्सपेंसेस भी कंसिडर किए, हाउसिंग, एजुकेशन, क्लोथिंग, ये सब भी इन्होंने कंसिडर किया था। ठीक है, अब क्या है, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे चलते हैं, जो बार बार आप पढ़ते हो क्लासेस में भी और कभी करंट अफेयर्स में भी आएगा, तो और डिटेल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स समझेंगे। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, 3 लैंग्वेज इशू। 3 लैंग्वेज का इशू जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रपोज किया है, इशू नहीं, कि हर स्टेट में बच्चों को शुरू से मतलब स्कूल से ही 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाए, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोला है, ये पहले भी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई थी तब भी ये बोला गया था हमेशा से। अब इसने महाराष्ट्र में डिस्प्यूट क्रिएट किया है, जो अपोजिशन पार्टी हैं वो हिंदी के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं कि हमें हिंदी नहीं सीखना। हिंदी नहीं सीखना एक बहुत बड़ा रीजनलिज्म का स्टैंडर्ड माना जाने लगा है, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे महाराष्ट्र हो। व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? अ लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1968 में ही इसको बोला गया था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे हम बात करेंगे, काम करेंगे, है ना। इंदिरा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। 2020 में हमने इसको रिटेन किया कि ठीक है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लोग प्रमोट करेंगे।
अब 3 लैंग्वेजेस में क्या क्या होगा बात करते हैं। जो लैंग्वेज, जो स्टेट ऑलरेडी हिंदी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, है ना, राजस्थान, जो ऑलरेडी हिंदी बोलने वाले स्टेट्स हैं, वहां पे एक लैंग्वेज तो हिंदी हो ही गया, दूसरा लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और तीसरा लैंग्वेज एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रिफरेबली एक साउथ इंडियन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल तमिल सिखा दो इनको, तेलुगु सिखा दो, मलयालम सिखा दो, ठीक है, कोई भी एक, कन्नड़ सिखा दो, कोई भी एक प्रीफरेबली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इनको सिखा दी जाए। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात हो रही है। अगर हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ जाएंगे इसमें, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, साउथ स्टेट आ जाएंगे। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में पहले तो एक रीजनल लैंग्वेज, हम लोग अगर असम की बात करें तो असमीज हो जाएगा, है ना, बोरो हो जाएगा, एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। उसके अलावा आप क्या सीखोगे, उसके अलावा आप सीखो हिंदी और क्या सीखो, इंग्लिश। तो ये है 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पे नॉन हिंदी के लिए और ये 3 लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में चाहिए तो इंग्लिश भी आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है दूसरे वाले में, रीजनल लैंग्वेज तो बोलेंगे, इंग्लिश तो बोलेंगे, बट हिंदी नहीं सीखना है, दिस इज द प्रॉब्लम। मैंडेटरी लर्निंग ऑफ 3 लैंग्वेज, है ना, ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है वैसे स्टेट्स को, state and a student can choose the 3 language with at least 2 being native to India and 1 foreign language, removing the compulsion of Hindi। अभी एनईपी ने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि हम क्या करेंगे, कोई भी स्टेट जो है 2 इंडियन लैंग्वेज ले ले, कोई भी एक मान लो इंडियन लैंग्वेज जो है असमीज है, दूसरा बोडो हो गया, तीसरा इंग्लिश ले ले। तो कोई भी 2 इंडियन लैंग्वेज ले ले और तीसरा लैंग्वेज जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज ले ले। संस्कृत को भी प्रमोट किया जा रहा है कि चलो हिंदी नहीं तो संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस को जोड़ता है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो असमीज हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु है, बहुत सारे लैंग्वेजेस को कौन जोड़ता है, संस्कृत जोड़ता है। एनईपी 2020 प्रोविजंस अबाउट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक मदर टंग जो है ना, किसी का अगर असमीज है, किसी का अगर मराठी है, किसी का अगर गुजराती है, तो ग्रेड 5 तक उनको रीजनल लैंग्वेज ही सिखाया जाना चाहिए, और प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 तक, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है, कम से कम जब 20 स्टूडेंट्स का डिमांड हो किसी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, 3rd लैंग्वेज को सिखाने के लिए, तब वो लैंग्वेज वहां पे सिखाया जाए। मल्टी लिंग्विज्म को प्रमोट किया जाए, मल्टी लिंग्विज्म हर जगह। 5th क्लास तक तो उसको पढ़ाओ, बस पढ़ाने में फोकस करो कि जो बच्चे बचपन से वो बोल रहा है, सीख रहा है, वही लैंग्वेज वो बोले, वही लैंग्वेज पढ़े, उस पर फोकस करो 5th क्लास तक एटलीस्ट। बट बाद में उसको मल्टी लिंग्विज्म पे फोकस कराना चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेजेस पे फोकस कराना चाहिए, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उससे बढ़ती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए अब फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 इंडियन लैंग्वेज ले लो, एक फॉरेन लैंग्वेज। चाइल्डहुड एजुकेशन, बचपन में आप मातृभाषा में कराओ, मदर टंग में। टीचर का ट्रेनिंग, अगर टीचर्स कोई लैंग्वेज नहीं आएगा तो कैसे होगा, है ना, टीचर्स का ट्रेनिंग कराना जरूरी है अलग अलग लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी स्कूल में बच्चों को तमिल सीखना है तो तमिल के टीचर लाने पड़ेंगे, तेलुगु सीखना है तेलुगु के टीचर लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, हिंदी इम्पोज कर रहे थे, यहाँ की अपोजिशन पार्टीज नैरेटिव्स बनाने लगी कि हमें हिंदी नहीं चाहिए। रीजंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। परसेप्शन ऑफ हिंदी इम्पोजिशन, ऐसा माना जा रहा है कि हिंदी को जबरदस्ती इम्पोज मत करो, हमें पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। थ्रेट टू रीजनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, हिंदी इम्पोज करने से एक थ्रेट हो रहा है, रीजनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी जो मराठी है उसको एक थ्रेट मिल रहा है। डिस्ट्रस्ट ऑफ सेंट्रल इंटेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है उसको क्या मिल रहा है, डिस्ट्रस्ट मिल रहा है। अब 3rd लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो क्या बेनिफिट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का दिमाग का डेवलपमेंट होता है जितना लैंग्वेज सीखते हैं। बाईलिंगुअलिज्म हैज कॉग्निटिव बेनिफिट इंक्लूडिंग इंप्रूव्ड मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, है ना। अ स्टूडेंट फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज कैन रीड बोथ इंटरनेशनल एकेडमिक कंटेंट एंड लोकल हिस्ट्री लिटरेचर, ज्यादा पढ़ पाएगा, ज्यादा सीख पाएगा। एम्प्लॉयमेंट का मोबिलिटी होगा, आप किसी भी स्टेट में जाके वहां का लैंग्वेज अगर आप बोलते हो वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। A student from Kerala who knows Hindi and English can study or work in northern India more comfortably, कहीं भी जाके वो हिंदी इंग्लिश सीख पाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन इजी हो पाएगा। Another major justification for 3 language policy is that it creates national unity by enabling communication between people from different linguistic background।
है ना। और ये नेशनल इंटीग्रेशन जो होगा, ये नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से गांधी जी ने बहुत पहले हिंदी को प्रमोट करना चाहा था पूरे इंडिया में। अब इश्यूज क्या है, इश्यूज लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो इरोड होना, जो महाराष्ट्र बता रहा है, ठीक है। हिंदी इम्पोजिशन देखना, सेंटर स्टेट रिलेशन में स्ट्रेन होना, खिंचाव होना, तना तना होना, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अगर हम बाकी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करेंगे, वेरिड एडॉप्शन अक्रॉस स्टेट विद सम प्रायोरिटाइजिंग संस्कृत ओवर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। कुछ लोग संस्कृत को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब संस्कृत वैसे तो लैंग्वेज है, बट बहुत कम लोग उसको बोल पाते हैं। चैलेंजेस इन ऑफरिंग डाइवर्स लैंग्वेज ऑप्शन अंडर द पॉलिसी, व्हाट आर द चैलेंजेस, है ना। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर, अलग अलग लैंग्वेज के टीचर भी तो चाहिए, है ना। फॉर नॉन रीजनल लैंग्वेज, जैसे बिहार में अगर किसी को असमीज सीखना है, तमिल सीखना है, कन्नड़ सीखना है, मलयालम सीखना है, उसके लिए टीचर कहाँ से आएंगे। और मान लो अगर 20 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट को असमीज सीखना है, 2 को बंगाली सीखना है, कहाँ से अलग अलग लैंग्वेज के टीचर, कितने टीचर एक स्कूल हायर करेगा, है ना। डिमांड फॉर माइनॉरिटी लैंग्वेज, अगर कम से कम 20 स्टूडेंट एक लैंग्वेज का डिमांड करते हैं, तभी वो लैंग्वेज उनको सिखाया जाएगा, उसके टीचर आएंगे। 2 स्टूडेंट मांग करेंगे, 4-5, तो वो आएगा भी नहीं। वे फॉरवर्ड टीचर ट्रेनिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। लैंग्वेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मटेरियल, है ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है, प्रिंट मटेरियल भी, वीडियो मटेरियल भी, और ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करना और रीजनल ऑटोनॉमी, हर स्टेट्स को स्कूल्स को ऑटोनॉमी देकर रखना, कि जैसे वो लोग सिखाना चाहते हैं, जो लैंग्वेज प्रमोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आसाम का एग्जाम्पल हम ले लें, और आसाम से बहुत सारे यूथ, ठीक है, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो यहाँ के स्कूल्स में हिंदी सिखाई जाए, अगर वो बेंगलोर जाते हैं तो फिर कन्नड़ सिखाया जाए। तो एक तरह से अगर ऑटोनॉमी देके रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा पूरे रीजन के लिए। रिसोर्स एलोकेशन, प्रोवाइड एडिक्वेट फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लैंग्वेज टीचर्स एंड मटेरियल, फंडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।